हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के ऊपर। दोस्तों, चुनाव का समय फिर से आ रहा है, खास तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव, बाकी राज्यों के चुनाव भी हैं। 4 और राज्यों के गहमा-गहमी बढ़ गई है और अभी शाम की खबर आई थी कि चुनाव आयोग के कुछ नुमाइंदे दौरा करने के लिए 5 राज्यों की ओर निकल पड़े हैं और वो वहाँ जाकर डेट्स फिक्स करने के बारे में जो भी उनकी प्रक्रिया होती है, उसको पहले पूरा करेंगे। इस चुनाव के अंदर शायद 2024 के आम चुनाव की भूमिका भी बंध जाएगी और ये चुनाव योगी मोदी की जोड़ी वर्सेस अखिलेश, यानी कि बिल्कुल आर-पार की लड़ाई अब सामने हो गई है। मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट शायद अब ये नहीं बचा है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शीबा असलम फहमी जी, जो कि बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं और उनके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आपका स्वागत है इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अ, शुक्रिया। शिवा जी, शिवा जी को भारतीय राजनीति और अर्थनीति की जो उनके ऊपर सूक्ष्म पकड़ है, उसके लिए उन्हें जाना जाता है। सामाजिक ताना-बाना, उसके ऊपर भी उनकी बहुत सूक्ष्म मेजर पकड़ है। बिना वक्त गवाए उत्तर प्रदेश में इस समय हवा कैसी चल रही है? क्या होने जा रहा है? दशा और दिशा क्या है? क्या फिर से वही हिंदू-मुस्लिम एजेंडा, कब्रिस्तान, शमशान, मंदिर, मस्जिद और अब तो औरंगजेब साहब भी आ गए हैं, थोड़े पीछे रह गए थे, तो हमारे मोदी जी के सौजन्य से अब वो भी इसमें कूद पड़े, साथ में शिवाजी भी आ गए हैं। तो बातें जो है थोड़ी और आगे बढ़ गई हैं। जिन्ना साहब तो पहले थे। तो बिना वक्त गवाए सीधा चलूँगा शिवा जी के पास पहली टिप्पणी के लिए। हवा कैसी चल रही है? बहुत शुक्रिया दिनेश साहब। पुराने औरंगजेब को नए औरंगजेब याद करें, ये बहुत ठीक बात है और ये ऐसा ही होता है। खैर, जी, उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, देखिए उत्तर प्रदेश बहुत ही डायनामिक जगह है जी, पॉलिटिकली और खासकर वोटिंग बिहेवियर को लेकर के। और अभी हमारे पास इतना वक्त है कि अभी भी हम शांति से बैठ करके ऑब्जर्व करें कि क्या हो सकता है इन 1.5-2 महीनों में। एक बात, मगर मुझे ये लगता है कि अगर चुनावी पॉलिटिक्स के ऊपर अभी जो जितना भी सर्वे आ रहा है, और सी वोटर ने तो वीकली कर दिया है, तो उसके ऊपर अगर नजर डालें तो जो मुख्य चुनावी पार्टियां हैं उसमें सबसे जो नंबर 1 है भाजपा, जिसके पास एक अभूतपूर्व बहुमत था। उसका हाल हमें इस समय ये दिख रहा है कि उसके पास कोई नया फॉर्मूला नहीं है इस चुनाव में जनता के पास जाने के लिए। वो जो धर्म की संप्रदायवाद की जो बाइनरी है वो उसका मुख्य हथियार है, उसी को सामने रखे हुए है। उसके बाद उसका जो अपना प्रचार तंत्र है और जो प्रचार करने की अकूत क्षमता है, उनके पास धन की क्षमता है, वो उस धन की क्षमता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि उन्होंने ये सोचा है कि फिर इस बार मोदी साहब का जो चेहरा है उसको सामने रख करके वो बहुत बड़ा एक डिविडेंड पा सकेंगे, चुनावी फायदा पा सकेंगे। तो ये 3 चीजें मुख्य रूप से भाजपा की स्ट्रेटेजी का हिस्सा दिख रही हैं। मगर जी, मुझे अब इसमें थोड़ा-सा ये नज़र आ रहा है कि ये तीनों जो हैं, अब जनता की तरफ से जब आप खड़े होकर के देखते हैं तो इन तीनों में उतना आकर्षण नहीं बचा है। अगर आप जी, देखिए कि हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो जी, कोई ऐसा मुद्दा उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। भाई, आपने राम मंदिर बना दिया, बहुत शुक्रिया। आपने काशी विश्वनाथ का परिसर आपने बड़ा कर दिया, भव्य कर दिया, उसका भी बहुत शुक्रिया। आप मथुरा भी कर लेंगे, आप पर ये भरोसा किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जनता कहाँ खड़ी है। 2013 में 14 में जो नौजवान भाजपा से जुड़े थे एक नई उम्मीद के साथ में कि कोई नया देश बन रहा है, हिंदू राष्ट्र जी, बन रहा है या अपनी सरकार आ रही है, वो लोग आज बेरोजगार हैं। उनको जी, उनकी स्थिति ये है कि न रोजगार है, इसलिए घर परिवार बसाने की स्थिति भी नहीं है। अगर बस गया है तो उसको चलाने की स्थिति नहीं है। वो जो नौजवान थे उनकी आज सर और दाढ़ी जो है, सर के बाल सफेद होने लगे हैं और वो अब अपने भविष्य की भी चिंता में लग गए हैं। तो इस नौजवान को आप हिंदू मुसलमान से कितना आप आकर्षित कर पाएंगे, एक तो बात ये है। वहां पर यह हुआ है कि जो अधेड़ उम्र के लोग हैं वो अभी भी हिंदू मुसलमान के पास में हैं। उनको उनकी जिंदगी में कोई तनख्वाह है, कोई सैलरी है या कोई जमा जमाया धंधा है या कोई पेंशन है जिसके भरोसे वो ये कह रहे हैं कि
200 का भी पेट्रोल हम ले लेंगे, लेकिन हमें ये मोदी और योगी की कॉम्बिनेशन सरकार चाहिए। अब दूसरी बात जो प्रचार तंत्र की है कि भाजपा के पास इतना बड़ा प्रचार तंत्र है और उसके साथ साथ आईटी सेल के साथ साथ उनके पास जिस तरह का पैसा है, देखिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उनका पैसा, जो प्राइम मिनिस्टर फंड दिया गया, पीएम केयर फंड दिया गया, उसका पैसा, वो सारा पैसा अनअकाउंटेड बनी है जो कहीं भी वो खर्च कर सकते हैं। मैं अगर विपक्ष में होती तो इस समय मैं और कुछ नहीं करती, सिर्फ ये करती कि जो रोज विज्ञापन छप रहा है उत्तर प्रदेश के को लेकर, चुनावों को लेकर के, योगी साहब का और मोदी साहब का, मैं सिर्फ उस विज्ञापन का कितना खर्चा आया रोज का ये सामने लाती और मैं पूछती ये धन कहाँ से आ रहा है। और ये वो देश है, ये वो जनता है जो एक गरीब जो सब्जी बेचने वाला है उसको प्रेफर करती है बजाय इसके कि जो ऑनलाइन सब्जियां बिक रही हैं, और वो एक अपील होती है। तो मुझे तो यही लगता है कि जनता को इस पर इन चीजों को अपना विजुअल्स में इस्तेमाल करना चाहिए था अपने पक्ष को। दूसरी बात यह है कि अगर मोदी साहब का चेहरा इतना आकर्षित है तो वो उसका भी पानी उतरा है, बंगाल में उसका पानी उतरा, दीगर जगहों पर उसका पानी उतरा, छोटे चुनाव में उतरा है। तो उत्तर प्रदेश में जबकि आप नया सीएम का चेहरा नहीं ला रहे हैं, पुराने ही सीएम के साथ आपने तय कर लिया कि जाएंगे, ऐसे में आपको मोदी का चेहरा क्यों लाना पड़ रहा है? आपके सीएम के पास क्या कुछ नहीं है बताने को, या वो आकर्षित नहीं करेगा क्या? तो ऐसे में अगर उनको फिर से दारोमदार मोदी के चेहरे पर डालना पड़ रहा है तो यानी कि योगी की जो आकर्षण है जनता के बीच में वो उतना नहीं है। तो एक ये है, तो तीनों चीजें जब मैं देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि इस समय ये चढ़ता हुआ पानी नहीं है भाजपा का, उतरता हुआ पानी है। अब उतरता हुआ पानी कितना उतर रहा है यही हमें 2 महीने में देखना है। दूसरे विपक्षी दल जो हैं उनकी बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है वो जितने नीचे चली गई थी उसको अब विन विन सिचुएशन उसकी इसलिए बनती जा रही है कि बसपा ने उसको पूरा मौका दिया है। बसपा जिस तरह की सोई हुई पड़ी हुई है पार्टी के तौर पे और उनका सामने नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे। तो कभी कभी तो कुछ लोग यहाँ तक चले जाते हैं कि वो कहते हैं कि हो सकता है लास्ट मिनट में भाजपा के साथ चली जाए बसपा। जी और ये पहले हो चुका है तो इस वजह से लोगों की शंका ये भी रहती है। तो बहरहाल जो एक कोर वोट है समाजवादी पार्टी का मुसलमान, उसके पास वायबल ऑप्शन जो है वो समाजवादी पार्टी ही बचा है। कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, वो तो जमींदोज हो गई थी, अब जमीन से ऊपर आने की जो उसकी कोशिश है वो अच्छी कोशिश है। वो भी जानते हैं कि वो सरकार नहीं बनाएंगे लेकिन अपनी मौजूदगी, अपना वजूद दर्ज कराएंगे। ये अब उस स्थिति में कम से कम चर्चा में वो दोबारा आ गए हैं, जमींदोज वाली स्थिति से ऊपर उठाए हैं। नए खिलाड़ियों में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी ममता जी की तो वापसी हो ही गई है, उनको समझ में आ गया है कि यहाँ के लिए एम्बिशन ना पालें। लेकिन ओवैसी का जो मामला है वो 15 दिन पहले तक जितना चमक रहा था उसमें जी एक कमी ये आई है कि पाले इतने शार्प खिंच गए हैं जी सपा और भाजपा के बीच में कि मुसलमान वोट जो है वो बहुत टैक्टिकली वोट करता है। और वो असदुद्दीन ओवैसी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो तर्क हैं, उनका तो वो इस्तेमाल कर लेगा, वो तो वो आकर्षित करेंगे, लेकिन उन तर्कों के नाम पर वो अपने वोट को वेस्ट नहीं होने देगा उत्तर प्रदेश में। वो ये देखेगा कि कहाँ पर वायबिलिटी है। तो और इस बीच जिस तरह से उसने सरकारी दमन देखा है योगी सरकार का, और क्योंकि चूड़ी तो उसी की टाइट की जा रही है पिछले 5 सालों से, तो ये जो चूड़ी टाइट वाला मुसलमान है ये बहुत स्ट्रैटेजिकली वोट करने वाला है और वो बिखरेगा, मुझे इसकी आशंका है। तो ये परिस्थिति है। अब यहाँ पर जो गेन कर रहे हैं सपा और कांग्रेस, तो कांग्रेस का मामूली गेन है वो कहाँ से आ रहा है, कौन लोग हैं जो कहाँ से निकल करके कांग्रेस को देंगे, और सपा का जो गेन है वो बड़ा गेन है क्योंकि सपा ने छोटे छोटे जो वो किए जी हैं, जी जी गठबंधन किए, गठजोड़ किए हैं जाति समुदायों के साथ में, जो एक जमाने में अमित शाह साहब किया करते थे, वो बहुत अहम है। तो मुझे अभी मोटे मोटे तौर पे परिदृश्य यही नजर आ रहा है। अगर शिवा जी हम उत्तर प्रदेश को 2-3 हिस्सों में बांट लें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी है, फिर अवध का प्रदेश है, बुंदेलखंड एरियाज हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के लॉसेस काफी प्रोनाउंस्ड होने वाले हैं जिसको वो पूर्वांचल से रिकवर करने के चक्कर में है। लेकिन चूंकि मेरी सारी पढ़ाई लिखाई भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई है तो अभी तो छोड़कर काफी साल हो गए हैं लेकिन फिर भी मेरे संपर्क बने हुए हैं वहां पर बीजेपी का कोर वोटर है। मैं आपसे बताऊं, भले ही किसान आंदोलन हुआ है
लेकिन वो कोर वोटर सारा का सारा शिफ्ट हो जाएगा, इसमें मुझे शिवाजी संदेह है। और वो वापिस से इलेक्शन आएंगे तो उसमें एक बड़ा हिस्सा वापिस से अपने आकाओं के पास चला जाएगा। और मुझे लगता है कि इनको कम से कम इस गलतफहमी से बाहर आ जाना चाहिए, एसपी को या बाकी विरोधी दलों को, कि ये पूरा का पूरा हमको क्लीन स्वीप हम यहाँ पर कर जाएंगे वेस्टर्न यूपी में। अगर ये गलतफहमी वो दूर कर लें पहले तो शायद उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी, जी, मैं ये आपसे कहना चाहूंगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सवाल है वो बड़ा डाइसी है। मुझे चौधरी साहब पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है कि वो कितने वफादार पार्टनर हैं। वो जीत भी जाएं और जीतने के बाद वहां चले जाएं, इसकी भी जी, इसमें कोई जी, ताज्जुब जी, नहीं होगा। और अगर वो खुद ना भी जाना चाहे तो जो जीत के उनके लोग आएंगे वो उन विधायकों को वो अपने पास रख पाएंगे, मुझे इस पे भी शक है। जी, तो ये जी, थोड़ा सा डाइसी है मामला। और लेकिन ओवरऑल आप ये देखिए कि जो, इसीलिए मैंने कहा, जो हिंदू मुस्लिम की बाउंड्री थी जो पक्ष में काम करती थी भाजपा के, उसकी धार कमजोर हुई है और होती बिल्कुल हुई हुई है, है। बिल्कुल और हुई है। उस वजह से अब जब आप हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं तो आप अपने मुद्दों पर, मैं जनता की तरफ से खड़े होकर सोच रही हूँ कि जनता किस बात पे वोट देगी। देखिए, कृषि के जो अभी सवाल उठे थे और जितना बड़ा आंदोलन चला था वो एक बात है, उससे तो नुकसान हुआ जो हुआ, लेकिन क्या इसके अलावा और दूसरे कृषि के इश्यूज नहीं उत्तर प्रदेश में? क्या क्या गन्ना गन्ना किसानों को जो पैसे देने का मामला था, जो उनके भुगतान के मामले थे, आप याद कीजिए कि इन्होंने कहा था 14 दिन, जी, मोदी साहब ने कहा था 14 दिन, जी, है ना? तो वो मैं यही कह रही हूँ, इस बार जो सपना टूटा है, जो मोह भंग है, वो बहुत भारी मोह भंग है। बहुत भारी तो है। क्योंकि बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई थी, सपने बहुत जी, बड़े दिखाए गए थे। उनको ये पता है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो भी वो भुगतान करवा नहीं पाएगी, लेकिन उन्होंने मोदी साहब पे भरोसा किया था। तो ये जो फर्क है इसमें, अब ये बहुत बारीक वाली बात है कि अगर कोई भी नहीं करवा पाएगा तो हम किसको किसको वोट दें, फिर हम सपा को क्यों दें या फिर हम भाजपा को क्यों दें। दूसरी बात यह है कि एक जाट आइडेंटिटी को लेकर के भी जाट जाट और गैर जाट भी हुआ था। जब आपको याद होगा जिस समय ये टिकैत साहब रोए थे बीच जी, आंदोलन में, उस समय वो कौन लोग थे जो वापस आए थे? वो जी, जाट लोग थे, और जो गैर जाट थे वही कह रहे थे कि हम जा करके आज रात हमला करेंगे, इस तरह की बात भी आई थी। जी, तो जाट और गैर जाट भी हुआ था। और वो जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसका, वो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह हो रहा है और जैन साहब किस तरह कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जो अभी अगले 15 दिन में उभर करके बिल्कुल ये खिल जाएंगे, तब हम लोग ज्यादा गहराई बिल्कुल, से इससे बात बिल्कुल। कर पाएंगे। तीसरी बात है, मुझे हाँ भी लग रहा है जी, बीजेपी ने भी सारे पत्ते नहीं खोले हैं और आने वाले नहीं 15-20 खोलेंगे। दिनों में, 1 महीने में बहुत सारे पत्ते खोलने जा रहे हैं, बहुत, क्योंकि हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश अमित शाह को दिया गया, देखा जाए तो सबसे जो टफेस्ट पार्ट है। नड्डा साहब भी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, सब पूरी फौज ही उतार दी है इन लोगों ने तो। और मोदी जी तो उनके सेना अध्यक्ष हैं ही हैं। लेकिन यहाँ पर पूर्वांचल से कुछ भरपाई की हाँ, कोशिश हाँ, की हाँ। जा रही है शिवा जी, उस पे मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या भरपाई हो पाएगी क्या? पूर्वांचल का जो मामला है वो सच में गरीबी बेरोजगारी का मामला ज्यादा बड़ा है, और फिर उसमें स्वास्थ्य को भी आप जोड़ लीजिए। वहां पर लोगों ने बड़ा नुकसान उठाया है। ठीक है, वो दिल्ली से लगा हुआ सटा हुआ इलाका नहीं है। और वहां पर जो जो मौके हैं रोजगार के हुए, चाहे वो सेहत के को लेकर के अस्पतालों की अवेलेबिलिटी का सवाल हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आदमी तो उठ करके जल्दी से एनसीआर आ जाता है। एनसीआर में बड़े उसको सुविधाएं हैं, या उसका रोज का आना जाना है, उसका कारोबारी सिलसिला है, सब कुछ है। जो मैं इस जनता की तरफ से खड़े होकर जब सोचती हूँ तो मुझे यही नजर आता है कि एक तो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण का जो मामला इस समय उभर गया है। वहां पर ब्राह्मण अवध में भी और उधर भी एक बहुत बड़ी तादाद है ब्राह्मण समाज की। और वो जो सारे जिसको हम बाहुबली ब्राह्मण कहते हैं, वो सारे के सारे इसी इलाके से आते थे, अगर जी, आपको याद हो जी, तो। जी, बिल्कुल। वहां पर कास्ट का जो इंटरनल सब डिवीजन है कास्ट का, वो बहुत अहम है। और ये पूरा मामला जो योगी के खिलाफ जो नुकसान है वहां ज्यादा दिखेगा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नुकसान है वो मोदी का नुकसान है, क्योंकि उन्होंने ये काले कानून लाए थे। जो
पूर्वी उत्तर प्रदेश का नुकसान है वो योगी वाला नुकसान है, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण और ठाकुर का सवाल खड़ा हुआ है, वहां पर गरीबी का सवाल बहुत बड़ा है, बच्चे रोज मरते हैं, हर साल वहां सालाना मौतें बच्चों की होती हैं बीमारियों में। और उसके अलावा वहां पर जो रोजगार का सवाल है वो बहुत भयानक है। तो मुझे वो इलाका पूरा उससे ग्रस्त नजर आता है। अवध का जो क्षेत्र है वो समाजवादी पार्टी वहां पर मजबूत तकरीबन मजबूत है, वो उस पर काम कर रहे हैं। और बुंदेलखंड जो है वो बुंदेलखंड में मुझे लगता है जाति समीकरण ज्यादा है, वो राष्ट्रीय चीजों से अंतर्राष्ट्रीय चीजों से और बड़ी बातों के बजाय वो अपनी दुनिया के लोग हैं। तो ये जी देखना पड़ेगा कि वहाँ वहाँ किस तरह से पेनिट्रेट कर रही है भाजपा या सपा। मगर मेरा ये कहना है कि आज भी भाजपा ही सबसे बड़ी पार्टी है जो सी वोटर सर्वे है उसमें। अभी और हाँ एक क्वेश्चन निकलता था कि क्या इसमें बेरोजगारी, महंगाई, क्या ये मुद्दे बिल्कुल हाशिए पे हैं या बिल्कुल भी नहीं कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, या इनका भी नहीं बहुत बड़ा महत्व है, निकल कर आ रहा है? मुझे लगता है एक महीने में जो अनुपम जैसे युवा जो मुद्दा जो पढ़ाई कमाई और दवाई का जो मुद्दा उन्होंने तीन शब्दों का जो स्लोगन उन्होंने डाला है जनता के बीच में, और वो एक गैल्वेनाइजिंग फोर्स की तरह उभर रहे हैं। मुझे जी ये लगता है कि ये अगले 10-15 दिन में या एक महीने में ये बहुत उभर के खिल के सामने आ जाएगा ये मुद्दा। और ये जो सवाल है, इसीलिए मैंने कहा कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो रोजगार के तौर पर उतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं जितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। जी तो वो वहां वहां से वो एक हवा चलेगी वहां से, और वो मध्य में भी आएगी, अवध में भी आएगी, और वो हर जगह फैलने वाली है। और जी जनता इस समय मुझे ये लगता है कि इस सोशल मीडिया के दौर पे, ऑल्टरनेटिव मीडिया के दौर में, और जो इसने जो आवाजों को मुखरता दी है इस दौर में, एस्पिरेशंस बढ़ी हैं। 2014 में जो एस्पिरेशंस थी उसके मुकाबले अब अवामी मुद्दों की तरफ एस्पिरेशंस बढ़ी हैं। आप सब लोगों की जो मेहनत है वो जी रंग लाएगी, और इस वजह से ये जो बहुत बड़े आफाकी मुद्दे होते हैं, हिंदू राष्ट्र का सवाल, तो ये युवाओं को पता चल गया हिंदू राष्ट्र के नाम पे आप कुछ अपराध करने की छूट है आपको, लेकिन मिला क्या आपको, आपके जीवन में क्या बदल गया? हाँ, मुसलमान ज्यादा परेशान है तो क्या आप इसी से खुश हो जाएंगे? और ये इतनी बड़ी खुशी है क्या? तो ये मुझे अब ये लग रहा है कि और ये सब कहते हुए मैं कॉशियस हूँ कि बीजेपी जो है वो फिर भी सरकार बना सकती है। वो एक जो मिनिमम फर्स्ट पास द पोल का जो सिस्टम है कि एक वोट भी अगर ज्यादा है, एक सीट भी ज्यादा है, तो उससे वो बना लेगी, वो उतना प्रचंड बहुमत ना भी लाए। तो अभी ये देखना है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष क्या साथ आता है, क्या उसका प्री पोल कोई अलायंस होता है, क्या वो इस स्थिति में जाता है कि वो 200 से ऊपर 250 से ऊपर जा पाएगा। ये सब अभी देखना बाकी, जो एक महीना तय करेगा। बिल्कुल। दो मुद्दे लूंगा, उसके बाद मैं प्रोग्राम का अंत करूंगा। अनुपम तो हमारे साथ कल थे, काफी लंबा प्रोग्राम था उनके साथ, तो उन्होंने काफी अपनी बातों को व्यक्त किया है, तो हमें खुशी हुई कि मुद्दे ये है। एक पहला मुद्दा ये आता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी घूम फिर के फिर अपने वो पुराने पुरातन एजेंडे पे आती है, और हर बार कोई ना कोई नई चीज ऐड हो जाती है। जिन्ना के साथ में कभी जालीदार टोपी, लुंगी, साथ में लाल टोपी, वो तो खैर अखिलेश के ऊपर आ गया। अब सुना है औरंगजेब साहब भी बीच में आ गए, शिवाजी बीच में आ गए। ये अल्टीमेटली पास्ट में कहां तक जाएंगे? कोई कोई सीमा है क्या इनकी, या इनको नफरत का सागर इतना इतना बड़ा हो गया कि ये उससे निपट ही नहीं पाते हैं, उस नफरत को मन से निकाल ही नहीं पाते? जाते हैं गांधी जी की मूर्ति पे हाथ जोड़ते हैं, लेकिन गांधी जी की थ्योरी के अंदर कहीं भी देखा जाए तो इस किस्म की भावना है ही नहीं है। तो वो गांधी के चेले कहां से आई अपने आप को शो कर रहे हैं, और फिर घूम फिर के एजेंडा वही अपना हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और मथुरा का भी अभी निकाल दिया। अल्टीमेटली मुझे लगता है आखिरी महीना पूरा का पूरा वही सांप्रदायिक एजेंडा के अंदर ही जाएगा। ये मुद्दा है, इस पर आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। ये जो तेजाबी राष्ट्रवाद है जिसमें नफरत ही एक बुनियादी मूल्य है जो बांटा जाता है लोगों को, उसका अपना जो चार्म है वो अभी कम हुआ है। इस इलेक्शन से पहले भी हमने देखा कि वो कम हुआ है। जो युवाओं के मुद्दे हैं जिनके बल पे लिंचिंग कार्रवाई चल रही थी, और इस तरह के जो टॉक्सिक नेशनलिज्म के जो जुलूस थे, जो प्रदर्शन थे, वो चल रहे थे, उसमें फर्क आएगा। मुझे यकीन है कि
जिनके पास क्लेम, देखिए ये शिवाजी तो भाजपा के नहीं थे ना, तो या दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं हिस्ट्री के वो तो बीजेपी से नहीं आते थे, तो ये उनको कोऑप्ट करने की जो कोशिश है वो अप्रोप्रिएट उनके कर रहे हैं अपने, अपने लिए। जी। हाँ वो उसकी वो अप्रोप्रिएशन की वजह यही है कि हिस्ट्री में कुछ करके तो दिया नहीं है। नहीं। तो जब जब से आप हिस्ट्री का हिस्सा बने तब से आप सिर्फ और सिर्फ विघटनकारी कार्रवाइयां कर रहे थे। और जब वो महात्मा गांधी की बात करते हैं या भगत सिंह की बात करते हैं तो वो ये जानते हैं कि उनको सुनने वाला, उनका समर्थक ये जानता है कि ये ढकोसला है। ये दोनों लोग जानते हैं कि ये ढकोसला है। ये कहने के लिए कुछ वर्ल्ड हेडलाइंस को मैनेज करने के लिए और कुछ नेशनल हेडलाइंस को मैनेज करने के लिए वो ये बातें करते हैं, लेकिन सुनने वाला और कहने वाला दोनों जानते हैं कि ये बेवकूफ बनाया जा रहा है सामने से। अब इसकी कोई अहमियत नहीं है लोगों को। अच्छा आप गांधी की जगह आप गोडसे को ले आइए, लेकिन इसके बावजूद आपको खाना देना पड़ेगा, आपको दवाई देनी पड़ेगी। मुझे ये लगता है कि अनुपम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं वो इन सब के ऊपर हावी होने जा रहा है कि ठीक है, हमें हमें हिंदू राष्ट्रवाद में क्या भूखा रहना पड़ेगा? क्या हिंदू राष्ट्रवाद का मतलब क्या? तो जो हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद है उसके उसको लेकर के अब युवाओं में वो चमक नहीं बची है। राहुल गांधी ने बहुत अच्छा ये छेड़ा है। हमेशा ये होता था कि उधर से कोई आइडियोलॉजिकल कैच लिया जाता था करने के लिए और सारा विपक्ष लग जाता था। इस बार राहुल गांधी ने बहुत सही राग छेड़ दिया इस वक्त कि भाई इस पर बात होनी चाहिए कि हिंदू कौन है और हिंदुत्ववादी कौन है। और ये इसलिए जरूरी है, देखिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते हम जैसे लोगों को पता रहता है, और ये तो 2-3 क्लास में ही समझ में आ जाता है कि एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है और एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन है। स्पिरिचुअल ट्रेडिशन जो है वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है, ये सारे जो धर्म है, मुसलमान, इस्लाम है, ये सब है। लेकिन जब इस्लामिस्ट या इस्लामिज्म आता है, जब हिंदुत्व आता है, जब के आता है तो क्या होता है, या खालिस्तान मूवमेंट आता है तो क्या होता है, तो ये हम लोगों को पता है। अब एक सवाल ये है कि राहुल गांधी अब चाहते हैं कि उनको शायद अंदाजा है कि इस चुनाव में वो बहुत ज्यादा गेन नहीं करने जा रहे हैं कुछ भी, तो वो बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सरकशी दिखाई है ये करके कि थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हम अंबानी अडानी का नाम लेंगे चुनाव में और हम उनको चिन्हित करेंगे कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म है। हम आरएसएस का नाम लेंगे, मोदी से भी बड़ी चीज जो है वो आरएसएस है, हम उसका भी नाम लेंगे और हम चिन्हित करेंगे कि ज्यादा बड़ी परेशानी इस देश की वो है। तो ये जो चुनावी नफे नुकसान से ऊपर उठ करके और बहादुरी से वो ये बात कर रहे हैं, ये इसका एक असर पड़ेगा। जो थिंकिंग लोग हैं भारत के, सोचने वाले, उसमें जाएंगे। तो अब राष्ट्रवाद, सिर्फ राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र मंदिर, ये सब हो गया, मगर अब खाने का की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था और दवाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए। अब इस पर जनता बात कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा तबका है जो बिट्रेट फील कर रहा है, जो अलग अलग तरह के भर्तियों का जो सवाल है, वो भर्तियों का मामला जो है कम से कम 25 से 30 लाख लोगों को अफेक्ट, इंडिविजुअल्स को अफेक्ट कर रहा है। 25 से 30 लाख इंडिविजुअल को अफेक्ट करने का मतलब है एक आदमी से अगर 4 आदमी भी जुड़े हैं तो 1 करोड़ से बड़ी आबादी है वो, और ये बहुत बड़ी आबादी है किसी प्रदेश के लिए। तो ये सारे मुद्दे अभी उभर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, एक मुद्दा बिल्कुल लास्ट का 2 मिनट का लूंगा क्योंकि उसके ऊपर मैं बाद में आपसे एक बड़ी बहस करूंगा एक और प्रोग्राम के अंदर। वो मुद्दा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमना साहब ने उठाया है, और मैं समझता हूँ कल मैंने अनुपम से भी उस बारे में बात की और उन्होंने भी खुशी जाहिर की कि ये मुद्दा एटलीस्ट हम इस मीडिया पे उठा रहे हैं। भारत की सारी राजनीति जो हमारी आज सामने है वो छात्र राजनीति से निकल कर आती है, और रमना साहब ने ये कहा कि छात्र राजनीति ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इस टाइम वहां से कोई छात्र नेता निकल कर नहीं आ रहे हैं, और छात्रों को ये बताया जा रहा है अब प्रशासन के द्वारा या इन पार्टियों के द्वारा कि आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, आपका काम राजनीति करना नहीं है। एक किस्म से देखा जाए तो छात्र राजनीति की मैं समझता हूं कि ये जैसे कि अंत आ गया है, और उसमें एक अनुपम जैसा एक आधा लड़का निकलता है, वो उस वैक्यूम को पूरा नहीं कर सकता कि जहां से वो पूरी छात्रों की राजनीति से एक पूरा एक राजनीतिक वर्ग निकला हुआ अलग अलग पार्टियों में है। अब वो नजर नहीं आता, वो वहां पर इलेक्शंस नहीं होते, वहां पे वो मुखरता नजर नहीं आती है।
रमना साहब ने जब ये क्वेश्चन किया कि अगर लोकतंत्र के अंदर अगर छात्र राजनीति से लोग निकलकर बाहर नहीं आते तो आपकी डेमोक्रेसी वीक हो जाती है और फिर उसको संभालने वाला कोई नहीं है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। यहां पर छोटी टिप्पणी चाहूंगा, लेकिन बाद में एक बड़ा प्रोग्राम आपके साथ इस मुद्दे पर मैं चाहूंगा, क्योंकि ये हमारे आने वाले भविष्य की नींव होगा। आप इसको यहाँ से भी देखिए कि आप सिनेमा हॉल जा सकते हैं, कोरोना का वहाँ कोई मसला नहीं है। आप बाजार जा सकते हैं, मॉल जा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज नहीं खोली जा रही, क्योंकि जी। यूनिवर्सिटीज अगर खोल दी जाएंगी तो छात्र एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और एक जगह इकट्ठे होते ही उनको पता है कि ये परिष्कृत मस्तिष्क हैं, ये आपसे ज्यादा जरूरी सवाल करेंगे, ये आंकड़े भी आपके सामने फेंकेंगे और सब कुछ ये बता देंगे कि इंडेक्सेस में इंडिया कहाँ पर है आज। हमारी स्थिति न सिर्फ ये कि साउथ एशिया में, पूरे वर्ल्ड में हमारी हर इंडेक्स में हम जो पिछड़ के नीचे आ गए हैं। तो ये जो तबका है जो इन्फॉर्म डिबेट करता है और इन्फॉर्म सवाल पूछता है, उससे तो बहुत बड़ा खतरा है ही। और इसीलिए कोरोना में सब कुछ खुल गया है सिवाय यूनिवर्सिटीज के। आप ये देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज नहीं खोली जाएंगी। यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं खोली जाएंगी? तो ये और ये छात्रों के बीच में ये सवाल बन चुका है, ऐसा नहीं कि वो सवाल नहीं बनाए, लेकिन ये जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए या +2 के जो छात्र हैं, ये वोटर भी हैं। तो ये अपनी स्थिति को समझ रहे हैं कि उनकी छात्र जीवन को पिछले 2 साल में जिस तरह से तहस नहस किया गया, पहले तो जो सरकारी अत्याचार था वो हुआ कैंपसेस के अंदर, और उसके बाद कोरोना के नाम पर जो हो रहा है, और सारी स्कॉलरशिप्स का जो हाल हुआ है, जो लाइब्रेरीज नहीं खोलने दे रहे हैं लोग, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये रमन्ना साहब की जो टिप्पणी है बहुत सटीक है, और ये जानते हैं कि युवा ही इनको सबसे बड़ा चैलेंज देता है, और दे ही रहा था, चाहे वो जामिया हो और अलीगढ़ हो, जेएनयू हो, जादवपुर हो, हैदराबाद हो, सब जगह से चैलेंज आ रहा है। तो ये उससे डरे हुए हैं। युवा बहरहाल वोटर है, वो जहां भी है वो वोट करेगा। बिल्कुल। मुझे बाद में इसी विषय पर बड़ी बात भी करनी कि कैसे जी। छात्र राजनीति को वापस लाया जाए, क्योंकि वही तो भविष्य की राजनीति होगी देखा जाए तो। इन्हीं छात्र शब्दों के साथ राजनीति में एक बात और मुझे ऐड करनी, मैं हमेशा कहती हूँ, छात्रों को लगातार स्टूडेंट लोन में फंसाने की कोशिश है सरकारों की, प्रगतिशील देशों में और विकसित देशों में, दोनों जगह। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है छात्र राजनीति को खत्म करने का, छात्रों के सोचने समझने की जो कुवत है उसको खत्म कर देने का, उसका गला घोट देने का, कि आप ईएमआई के चक्कर में फंस जाइए, उसके बाद आपकी हैसियत नहीं रहेगी कि आप सरकार से पंगा ले सके, सवाल कर सके। आप सिर्फ और सिर्फ एक जल्द से जल्द किसी भी तरह से ईएमआई चुकाने लायक बनने की कोशिश में लग जाइए, और उसी चक्की में पिस जाइए जिसमें विस्थापित युवा आकर के बड़े शहरों में आता है और वो 2 कमरे का फ्लैट लेकर के ईएमआई में फंस जाता है या एक गाड़ी में फंस जाता है। तो ये जो स्कॉलरशिप को खत्म करना है, इसीलिए ये आप अच्छी बात है, आप इस पर विस्तृत चर्चा करें, हम सारे आयामों पर बात करेंगे। हम नेशन स्टेट का जो कैरेक्टर है और जो उसका वादा था अपने नागरिक से, उस युवा नागरिक से उसको ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील करने का, वो वादा खत्म हो चुका है, टूट चुका है, वो करार छिन्न भिन्न हो गया है। हम उस पर बात करेंगे अगली बार। बिल्कुल शिवा जी, बातचीत तो यूपी के चुनाव में थी, लेकिन इस टेल पीस को मैं बिल्कुल डिस्कस करना चाहता था जरा सा, ताकि बाद में इस पर विस्तार से बात किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों, मैं आपसे लूंगा विदा, और शिवा जी का करूंगा शुक्रिया अदा कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ आए और बहुत वक्त दिया आज देखा जाए तो धन्यवाद आपका भी, और धन्यवाद दर्शकों आपका भी। मिलते हैं बहुत जल्दी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। शुक्रिया आप सबका।